जय हिंद, वंदे मातरम। माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आपकी छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप छठ की ढेर सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। मैं छठ माँ से ही विनती करता हूँ। चलिए आज अम्ल और भस्म और लवण से कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव आपको फर्स्ट पार्ट बता दिए थे और सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके अम्ल भस्म से कुछ ऑब्जेक्टिव छूट गया था, इसीलिए फिर से मैं तैयारी करके लाया हूं अम्ल भस्म और लवण। क्योंकि पार्ट फर्स्ट आपने क्या किया है, आपको पार्ट फर्स्ट आपका आधा घंटा का था, आपने देख लेना। 40 ऑब्जेक्टिव उसमें बताए थे। इसमें क्या है, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अम्ल भस्म और लवण, इससे ज्यादा तुम्हारा फालतू पूछने वाला आपके बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा। इससे फालतू आपको 10th बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसको इससे फालतू पूछने वाला नहीं है। तो चलिए हम देर न करते ही स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। नाम है केमिस्ट्री 2, अम्ल भस्म और लवण। अम्ल का मतलब स्वाद में खट्टा, भस्म का मतलब तो स्वाद में कड़वा, और लवण का मतलब दोनों मिलेगा तो बना देगा लवण। यही अम्ल और भस्म मिलता है तो क्या बनाता है, लवण। तो अम्ल का मतलब स्वाद में खट्टा हो, भस्म का मतलब स्वाद में कड़वा हो, और लवण का मतलब यही दोनों जब मिलता है तो बना देता है लवण का निर्माण करता है। इसी पर आपका ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया गया है। तो क्या कहता है, पहला कहता है कि कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान। कहने का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका पीएच मान होता है। ठीक है, कहेगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उसका पीएच मान होता है। मेरे बच्चे, कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं जिसका पीएच मान होता है? तो देखा जाए, पहला है अमाशय रस। अमाशय रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 1.0। कितना होता है, 1.0 होता है। अमाशय की बात करते हो, हमारे पेट में जो पाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, अमाशय। ठीक है, हमारे पेट में पाया जाता है वो क्या होता है, अमाशय पाया जाता है। जिसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, अमाशय रस का पीएच मान होता है, जिसने देखा कड़वा टाइप का लगता है, कभी कभी पित्त निकल जाता है। ठीक है, उसी टाइप का होता है वो। और अमाशय रस का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 1.0। टमाटर की बात करते हैं, टमाटर रस का जो पीएच मान, जो टमाटर आपने देखा होगा, आपने टमाटर की बात करते हैं, टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है, 4.1 होता है, 4.1 होता है। मूत्र का पीएच मान, जो आपने पेशाब करते हो, जो यूरिन होता है, यूरिन होता है, इसी को बोलते हैं यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र आपने जानता होगा, NH2CONH2 होता है। क्या होता है, NH2CONH2 होता है, यूरिया का सूत्र होता है। तो मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। कितना होता है, 6.0। कहता है नींबू रस, नींबू रस के जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.5। जो नींबू रस होता है ना, खाते हो तो खट्टा लगता है कि नहीं लगता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 2.5। अब कहने का मतलब होता है नींबू रस जिसका 7 से कम है तो समझना को वो अम्ल है। नींबू रस क्या है, 7 से कम है कि नहीं, अम्ल है। क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो बताओ 2.5 है, जो जिसका पीएच मान 7 से कम है, समझना को क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तो ये बताओ मेरे दोस्त, नींबू रस का पीएच मान 2.5 है, इसका मतलब 7 से कम है, इसका पीएच मान कितना, 2.5। पसीना, जो आपको पसीना जो महकता है, जब ज्यादा पसीना निकलता है तो पसीना क्या करता है, महकता है। तो महकता है तो बेकिंग पाउडर लगा देता है, बेकिंग लगाता है, बेकिंग सोडा लगा देता है ताकि पसीना न महके, इसलिए लगाता है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा, बेकिंग पाउडर वो क्या करता है, लगा लेता है ताकि पसीना उसीना क्या करे, नहीं महके। ठीक है, तो एक पसीना होता है जिसका पीएच मान 4.5 होता है। नहीं पता तो गर्मी के मौसम में देखना, ट्रेन में जब टिकट कटाता है या ट्रेन में भीड़ यदि अधिक मात्रा में हो, और देखना गर्मी की मौसम जरा रहे, देखना पसीना कैसा कैसा महकता है, जे एकदम भराटी भराटी का पसीना महकता है। इसका मतलब पसीना का पीएच मान कितना होता है, 4.5। क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। बताओ 4.5 क्या 7 से कम नहीं है। दूध की बात करते हैं, आप जो मिल्क की बात करते जो पीते हो, तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। कितना होता है, 6.5। सिरका की बात करता हूं तो 3.0 होता है। आपने देखा होगा, सिरका की बात करते हैं, अम्ल सिरका में कितना होता है, 3.0 होता है। अम्ल वर्षा की जो पीएच मान की बात करते हैं वो 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6। जो अम्ल वर्षा की बात करते हैं, जो बारिश होता है ना, जब हमारे वायुमंडल से जब बारिश आता है तो शुद्ध वर्षा होता है, वही क्या डिस्टिल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। वही क्या करता है, पानी को सलाइन करता है। आपने देखा, शुद्ध वाटर की बात करते हैं तो शुद्ध वाटर का होता है, उसी को बोलते हैं अम्ल वर्षा। एक होता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल का मतलब होता है कि जब वर्षा होता है
तो हमारे वायुमंडल में कुछ गंदगियां होती है, हमारे वायुमंडल में कुछ अब क्या होता है, अशुद्धियां पदार्थ पाए जाते हैं, अशुद्ध हवा पाया जाता है। वह हवा क्या करता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में होता है। वही ऑक्सीजन से क्या करता है, जब जल आता है, यही जल, जब जल की बात करते हैं, जल और SO2 हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है, SO2 पाया जाता है। यही बना देता है क्या, H2 SO4 की भी निर्माण कर देता है। ये क्या होता है इस प्रकार का, ये सब हमारे अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, 5 पानी, क्योंकि शुद्ध, जैसे मान चलिए वायुमंडल में वर्षा हो रहा है, तो वायुमंडल में बाबू शुद्ध थोड़ी है, वायुमंडल शुद्ध थोड़ी है, चुट्टा क्लोरीन निकल रहा, फ्लोरीन निकल रहा, कार्बन निकल रहा है, ठीक है, कई सारे गंदगी है। तो उस सब का pH मान कितना होता है, अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 होता है। अब हम बात करते हैं क्षारीय का। क्षारीय की बात करते हैं। क्षारीय किसको बोलते हैं, क्षारीय मतलब होता है कि जो स्वाद में क्या कड़वा टाइप का लगेगा। क्षारीय जैसे मान चलो कोई चीज आप खाते हो, तो जो क्षारीय का मतलब होता है, क्षार की बात करते हो, वो अम्ल से क्वेश्चन था, अब हम क्षार से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्षार का मतलब होता है कि जो अम्ल का तो स्वाद में कड़वाहट टाइप के, जैसे करेला की बात करते हैं, वो क्षार है। आप खीरा की बात करते हो, खीरा खाते हैं तो कड़वा टाइप के लगता है, उसमें नमक मिला देते हैं ताकि नमकीन बन जाता है। तो क्षारीय का मतलब क्या होता है, जो स्वाद में कड़वाहट टाइप का लगता है, खीरा, ककड़ी, ये सब का क्षार है, लेकिन उसमें नमक मिला के मार के दरड़ देते हैं, ठीक है। तो नमक मिला देना नमकीन बना देता है, वो कड़वा को क्या करता है, दूर कर देता है। उसी प्रकार से क्षारीय की बात करते हैं, तो आंसू का pH मान, जैसे हमारे आंसू होता है, उसका pH मान कितना होता है, 7.8 होता है। देखा होगा आंसू जब निकलता है तो लिखा होगा नून छान टाइप का, कड़वा टाइप का लगता है। तो आंसू का pH मान 7.8 होता है। खून का pH मान 7.4 होता है। और पीत रस का, जो हमारे निकलता है पीत रस, देखा कभी कभी निकलता है तो मन उचट जाता है, लगता है कि डोंक दे किसी पर, अजीब टाइप का निकलता है। तो उसी के बारे में बताता है कि पीत रस का pH मान 7.5 से 8 पॉइंट कितना होता है, 8 होता है। 7.5 से 8.8 होता है, ये आपका पीत रस का pH मान होता है। चूना जल की बात करते हैं, इसका pH मान कितना होता है, 11.0 होता है। कितना होता है, 11.0 होता है। अब कहता है कि कुछ अम्लों का हम नाम देखते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो कौन कौन पाया जाता है, जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा, कुछ अम्लों का नाम है, जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सब आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कह देगा निम्नलिखित में सिरका में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा आप खाते हो जो खट्टा लगता है ना, तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इससे क्या होता है, संतरा नींबू सब खाने से क्या होता है कि आपका क्या होता है ना, कि आपका मस्कुरा में जो दर्द देता है, या जिसको पायरिया की बीमारी है, वो खाने से क्या होता है, पायरिया की बीमारी नहीं होगा। मस्कुलर जो दर्द देता है, दांत दर्द देता है कि नहीं देता, ये सब खाओगे तो दांत आपका दर्द नहीं देगा। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है क्या, देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, कहता है, जिसका नाम हम देख लेते हैं, क्या कहता है कि इमली की बात करते हैं। इमली में कौन सा पाया जाता है अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। देखा होगा इमली जो खाते हैं तो मुंह में पानी ला देता है, तो इमली में पाया जाएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका नाम होता है टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर की बात करते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक, इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अम्ल की, ऑक्जेलिक अम्ल इसको बोलते हैं। खट्टा दूध या दही, जैसे खट्टा दूध, तो दूध तो बाद खट्टा होगा नहीं, क्योंकि दूध खट्टा होता नहीं। वही कहता खट्टा दूध मतलब दही की बात कर रहा है। अगर खट्टा दूध ना कहकर अगर दही कह देगा तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। या खट्टा दूध कहेगा कि खट्टा दूध में कौन अम्ल पाया जाता है, तो कहते ना मेरे दोस्त, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी की बात करते हैं, चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि जब चींटी काटता है ना तो लहरा देता है। देखा होगा जहां पर काटता है मियां दम छछना देता है, लहर जाता है, लगता है कि, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है। जब चींटी काटता है तो हमारे ब्लड में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है, वह परपराना चालू कर देता है। इसीलिए क्या कहता है कि चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। वह जब जल क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जाता है और परपराना जलना चालू होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन पाया जाता है, तो मधुमक्खी जो काटता होगा, देखा छत में लगे रहता है मधुमक्खी, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। मेथनोइक
अम्ल कहा जाता है। कहता सेब में, जब सेब खाते हो तो देखा होगा सेब खाते तुरंत मझुरा जाता है सेब्बा, क्योंकि उसमें कार्बन की ज्यादा मात्रा है, उसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा है, ठीक है, विटामिन की मात्रा काफी ज्यादा है। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। अब अमाशय की बात करते हैं। अमाशय में कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसी का सूत्र होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो कहा जाएगा कि अमाशय में कौन अम्ल पाया जाता है? तो लिखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चाय की बात करते हैं। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। जैसे चाय पीते हो तो आपकी थकान को दूर कर देता है। अगर जिस व्यक्ति का थकान अगर लग रहा है कि बहुत थक गए हैं, चाय पी लो, क्योंकि चाय में क्या होता है, चाय की बात करते हैं, उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। एक कॉफी होता है, कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या होता है? चाय की बात करता हूं तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका नाम होता है टैनिक अम्ल पाया जाता है। जिससे क्या होता है ना कि आपकी थकान को दूर करता है। बिच्छू की बात करते हैं। बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एक कुछ अम्ल से क्या था? ऑब्जेक्टिवा था। अब कुछ और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कहता है कि विरंजक चूर्ण किन दो तत्वों से मिलकर बना है? विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण जो होता है बाबू, वो किन दो तत्वों से मिलकर बना है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र तुम्हें पहले पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ये बता, इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। इसका मतलब तीन तत्वों से मिलकर बना है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, क्योंकि इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। तो विरंजक चूर्ण किन दो तत्वों से मिलकर बना है? तो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से बना है। आपका हो गया आंसर। कहता है कि विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? इसी के दूसरा नाम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो कहा जाएगा कि विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम बताइए। तो विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है। अब कहता है क्या कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक की बात कर रहा है, कोई बात नहीं है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखो, CaOCl2 होता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं ऑक्सी, इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। किसी का अगर रासायनिक नाम कहेगा, जैसे कहेगा कि जीप कहेगा कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। आपको पता होता CaSO4 इंटू हाफ 1/2H2 होता है। इसका क्या रासायनिक नाम बताइए। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम कहेगा तो लिखना, इसको बोलते हैं Ca को क्या बोलते हैं? कैल्शियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा को बोलते हैं अर्ध। क्या बोलते हैं? अर्ध। H2 को बोलते हैं क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है। कहेगा कि बताए सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या होगा? NaOH कहेगा। सोडा लाइम का रासायनिक नाम लिखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका रासायनिक नाम। तो उसका फार्मूला कहीं बोलते हैं रासायनिक नाम। वही ने पूछ रहा था कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी और क्या क्लोराइड होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। अब क्या कहता है, अब प्लस जरा सवाल को सुना। कहता है कि क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं। मतलब कि कहता है कि क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं? क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है हमारे दोस्त कि बुझे हुए चूना, बुझा हुआ चूना की बात कर रहा है, उसमें क्लोरीन गैस की प्रभावित करता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र तुम्हें पता है, मैं बताए थे कि बुझा हुआ चूना का सूत्र एक होता है बिना बुझा, एक होता है बुझा हुआ चूना। CaOH के क्या होता है? Hol2 होता है। इस पर क्या कहता है कि क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। यही ना सवाल आप पूछ कह रहा है। क्या कहता है? देखो सवाल क्या कह रहा है, यही ना कह रहा मेरे दोस्त कि क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं। मतलब क्या कहता है कि ठोस बुझे हुए चूना, तो बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का क्या होता है? Hol2 होता है। बुझे हुए चूना का सूत्र होता है। अब बुझे हुए चूना का सूत्र होता है, कहता है बुझे चूने से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं कितना? 40 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बनेगा? कोई बात नहीं, देखो C अब बनेगा क्या? CaOCl2 बन जाएगा, CaOCl2। और जो H जो होता है वो क्या करेगा? बाहर भाग जाता है। H है क्योंकि हाइड्रोजन है, 2 है, यहां से क्या करेगा?
क्लोरीन से रिएक्शन करके बना देगा HCl, अब आके आपस में करेगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेगा, जब बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस जैसे प्रभावित करोगे तब बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये नहीं कहता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण करेगा, ये नहीं कह रहा है कि क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। अब क्या कहता है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा यौगिक होता है? अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र का मतलब जब बुझा, जैसे मान चलो कहीं आग लग जाता है तो उसमें कहता है कौन सा यौगिक होता है? एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक होता है H2SO4 होता है, दो यौगिक होता है। कहेगा कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा यौगिक होता है मेरे दोस्त? तो बेकिंग क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कहता तुतिया का सूत्र, तुतिया का मतलब तो CSO4 × 5 इसी बोलते नीला थोथा। अगर तुतिया ना कहकर कह देगा नीला थोथा तो उसका सूत्र होता CaSO4 × 5H2O होता। कितना होता? 5 जल होता, 5 लीटर जल होता है। इसी को बोलते नीला थोथा या इसी को बोलते तुतिया। तुतिया का सूत्र एक होता हरा थोथा। तो हरा कौन होता है? लोहा होता है। लोहा से याद करना ना, क्योंकि हरा की बात करते हैं तो लोहा पर जब जंग लगता है तो चुट्टा हरा बना देता है। इसका मतलब कि लोहा जो होता है उस हरा की बात कर रहा है। तो हरा से होता है लोहा, तो लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe। इसे बना देगा FeSO4, इसमें 7 जल लगा देना, 7 H2, इसी बोलते हरा थोथा। कहेगा श्वेत थोथा, मतलब श्वेत किसका होता है भाई? तो श्वेत का मतलब होता है जिंक। जिंक क्या होता है? जिंक देखोगे तो श्वेत टाइप का होगा। तो श्वेत थोथा मतलब ZnSO4 × 7H2 होता है। हरा होता है। ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। तुतिया का सूत्र CSO4 × 5H2O, हरा होता का सूत्र FeSO4 × 7H2O और श्वेत होता का सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। ये तुम्हारा VVI तुम्हारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था। यहीं तक आपका अम्ल भस्म लवण से आपका इससे फालतू तुम्हारा नहीं पूछेगा, ठीक है। हम जल्द ही क्या लाएंगे? धातु और धातु से हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाएंगे। फिर बचेगा आपका फर्स्ट वाला, तो वो मेरे बाबू वो सारा तैयार हुआ है, ठीक है। सारा चीज की हम तैयारी करवाते रहेंगे, टेंशन मत लेना। मेरे पास समय नहीं रहने की वजह से, क्योंकि मेरा आईसी का ब्रांच चलता है और आईसी में थोड़ा सा फोकस होने की वजह से मैं 10th पर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, हम 10th पर भी ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आईसी के ब्रांच चलता है और आईसी में हमको टाइम नहीं मिल पाता है और टाइम नहीं मिलने की वजह से हम नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका 10th पर भी फोकस करूंगा मैं, क्योंकि मेरा जन्म और शिद्दत आपकी पढ़ाई से है। मेरा जन्म ही हुआ पढ़ाने के लिए, तुम्हारे लिए। बस आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा हो और आप कुछ नहीं, बस आपकी सहयोग हो मेरे दोस्त। आपका सहयोग रहेगा, आपके बड़े भाई जल्द डिजिटल बोर्ड लाएगा, क्योंकि मेरा मन डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के कर रहा है मेरे दोस्त। आपकी आवश्यकता है मुझे, बस इस वीडियो को जहां सकता है शेयर कर दो प्लीज। मैं किसी से कहता ना हूं कि मुझे वीडियो को शेयर करो, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेट बढ़े। ताकि तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तभी तो मेरा मन हौसला बुलंद होगा कि नहीं। बच्चे मेरे कह रहा है कि सब्सक्राइब हो रहा है, तो मेरा भी हौसला बुलंद होता है कि नहीं। सब्सक्राइब हो रहा है, चलो हम आप क्या करेंगे, और वीडियो बनाएंगे और अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, मेरा हौसला को तुम तोड़ देते हो। इसलिए ऐसे क्यों बात नहीं है, क्योंकि ना कहता है कि मत पूछो उस उड़ान से, क्योंकि अब ये आसमान बाकी है। परिंदों से क्या पूछते हो, तुम्हें हौसला उड़ान देखती है, क्योंकि आसमान को देख छूना है तो तुम्हें जमीन पर गिरना पड़ेगा, और जमीन पर गिरने से इंसान की किसी को मौत नहीं होती है। मौत तो वो होती है जो इंसान छोड़ देता है। मेरे दोस्त पढ़िए, मन लगाइए, आपका नजदीक आ गया है बोर्ड का परीक्षा। पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश तोश के साथ, पूरे तमन्ना के साथ अपनी बोर्ड पर प्रहार करो और अपनी अच्छी से अच्छी, अधिक से अधिक मार्क्स लाओ, ताकि अपने गांव, अपने मोहल्ले में आपका नगाड़ा बजे, आपकी कुछ पहचान बने। क्योंकि पहचान इंसान की पढ़ाई से होती है, कर्म से होती है। कर्म ही महान होता है। कहता है ना, वर्क सिर्फ कर्म ही पूजा होता है, क्योंकि इंसान को कर्म से महान बनता है, वो इंसान रूपों से नहीं महान बनता। आज हमारे बात करता हूं जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा, वो कर्म से इतनी महान, क्योंकि जिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसको कॉलेज में पढ़ने नहीं देता था, जिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उन्हें पानी नहीं पीने देता था, उनको सरकारी दफ्तरों में उसको एंट्री नहीं मारने देता था, आज सरकारी दफ्तरों में उन्हीं का फोटो है। आज उन्हीं का हर मोहल्ला, हर चौराहे, हर रास्ता पर उन्हीं का है। क्यों? क्योंकि कर्म उन्होंने किया, और कर्म ही सबसे महान बनाता है। कर्म ही इंसान को उच्च शिखर पर ले जाता है। कर्ता ने कर्म से कर्मस्तु फलस्ते, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तुम कर रहे, कि तुम्हारे हाथों में कर्म का योगदान है।
फल की योगदान नहीं है, क्योंकि फल देने वाला कोई और बैठा हुआ है। जब तुम फल की ही चिंता करोगे तो बताइए ये संसार कैसे चलेगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।